मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मालिनी गौतम की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है दुख। उसके अच्छे दिनों का सबसे वफादार साथी था दुख। उसके अच्छे दिनों का सबसे वफादार साथी था दुख। सुख ने जब जब किया अट्टहास जीवन में, दुख ने मजबूती से थाम लिया उसे, जैसे थामता है प्रेमी भरोसा अपनी प्रेमिका का, जैसे थामता है हाथ पिता अपनी संतान का। सुख ने जब जब किया अट्टहास जीवन में, दुख ने मजबूती से थाम लिया उसे, जैसे थामता है प्रेमी भरोसा अपनी प्रेमिका का, जैसे थामता है हाथ पिता अपनी संतान का। दुख ने उसको साधा, कुछ गलाया, कुछ तपाया, कुछ मांझा, कुछ घिस घिस कर चमकाया। अच्छे दिनों के मकड़ जाल पर उदासी की चादर डालकर दुख कुनमुनाया। दुख ने उसको साधा, कुछ गलाया, कुछ तपाया, कुछ मांझा, कुछ घिस घिस कर चमकाया। अच्छे दिनों के मकड़ जाल पर उदासी की चादर डालकर दुख कुनमुनाया। इस तरह दुख ने अच्छे दिनों में सच्चे दोस्त का धर्म निभाया। दुख टंगा रहा उसके कांधे पर बेताल की तरह, दुख टंगा रहा उसके कंधे पर बेताल की तरह। और अब सुनिए मालिनी गौतम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है शब्द भर दूरी। भाषा में कठिन और चमत्कृत कर देने वाले शब्दों को बरतने का शऊर मुझे नहीं आया। अगाध मजबूरी में जब कभी लिखना पड़ा, कविता के नीचे किसी शब्द का अर्थ तो छाया रहा मन भर बोझ आत्मा पर। कविता और उसके भाव के मध्य शब्द भर दूरी की जिम्मेदारी मुझे कचोटती रही। भाषा में कठिन और चमत्कृत कर देने वाले शब्दों को बरतने का शऊर मुझे नहीं आया। अगाध मजबूरी में जब कभी लिखना पड़ा, कविता के नीचे किसी शब्द का अर्थ तो छाया रहा मन भर बोझ आत्मा पर। कविता और उसके भाव के मध्य शब्द भर दूरी की जिम्मेदारी मुझे कचोटती रही। ऐसा भी नहीं था कि अलभ्य और मोहित कर देने वाले दुर्लभ शब्दों तक नहीं थी मेरी पहुंच। ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि अलभ्य और मोहित कर देने वाले दुर्लभ शब्दों तक नहीं थी मेरी पहुंच। 3-4 भाषाएं तो अच्छे से जानती हूं, लेकिन मेरी कविता को कोई खोज खोज कर पढ़े, इस बात के ख्याल से बोझिल होता था मन और कांपती थी कविता की देह। ऐसा भी नहीं था कि अलभ्य और मोहित कर देने वाले दुर्लभ शब्दों तक नहीं थी मेरी पहुंच। 3-4 भाषाएं तो अच्छे से जानती हूं, लेकिन मेरी कविता को कोई खोज खोज कर पढ़े, इस बात के ख्याल भर से बोझिल होता था मन और कांपती थी कविता की देह भी। भाषा ही क्यों, स्वेटर या क्रोशिया बुनते वक्त भले ही बनाई हो कितनी ही महीन और अद्भुत डिजाइन, देखने वाला सहजता से हो जाता है आर पार। धागे
और फंदे गिनकर। भाषा ही क्यों, स्वेटर और क्रोशिया बुनते वक्त भले ही बनाई हो कितनी ही महीन और अद्भुत डिजाइन, देखने वाला सहजता से हो जाता है आर पार धागे और फंदे गिनकर। मनुष्य भी वही रहे आसपास, जिनकी भाषा में सच, झूठ और प्रेम के लिए बस यही 3 शब्द रहे। झूठ को सच, सच को झूठ और स्वार्थ को प्रेम समझाने के जादुई तरीकों से जिनका कोई राबता न रहा। मनुष्य भी वही रहे आसपास, जिनकी भाषा में सच, झूठ और प्रेम के लिए बस यही 3 शब्द रहे। झूठ को सच, सच को झूठ और स्वार्थ को प्रेम समझाने के जादुई तरीकों से जिनका कोई राबता न रहा। तो मैंने भी कविता में कहा, आंसू को आंसू, हंसी को हंसी, प्रेम को प्रेम, सही को सही और गलत को गलत। तो मैंने भी कहा कविता में, आंसू को आंसू, हंसी को हंसी, प्रेम को प्रेम, सही को सही और गलत को गलत। एक नन्ही तुतलाती बच्ची अभी अभी गले लगकर गई है मेरी कविता से। एक नन्ही तुतलाती बच्ची अभी अभी गले लगकर गई है मेरी कविता से, और मैंने निसार दिए हैं उस पर अपने चोर मन से निकालकर कुछ अप्राप्त और जटिल शब्द, जिन्हें मैं देखा देखी बरतना चाहती थी अपनी भाषा में। एक नन्ही तुतलाती बच्ची अभी अभी गले लगकर गई है मेरी कविता से, और मैंने निसार दिए हैं उस पर अपने चोर मन से निकालकर कुछ अप्राप्त और जटिल शब्द, जिन्हें मैं देखा देखी बरतना चाहती थी अपनी भाषा में। और अब सुनिए मालिनी गौतम की एक और कविता का शीर्षक है होटल के रूम नंबर 303 में। होटल के रूम नंबर 303 में फल काटने के लिए मुझे एक चाकू की दरकार थी। रूम सर्विस पर दी गई 3 सूचनाओं के बाद भी जब 15 मिनट तक कोई चाकू लेकर नहीं आया तो मेरी बेचैनी और कुलबुलाहट बढ़ने लगी। होटल के रूम नंबर 303 में फल काटने के लिए मुझे एक चाकू की दरकार थी। रूम सर्विस पर दी गई 3 सूचनाओं के बाद भी जब 15 मिनट तक कोई चाकू लेकर नहीं आया तो मेरी बेचैनी और कुलबुलाहट बढ़ने लगी। इतने बड़े होटल के इतने बड़े किचन में ढेरों चाकू होंगे, फिर भी आम काटने के लिए मुझे चाकू नहीं मिल रहा। यानी सारे चाकू व्यस्त हैं। तब तो जल्दी ही पता किया जाना चाहिए कि वो कहां व्यस्त हैं। इतने बड़े होटल के इतने बड़े किचन में ढेरों चाकू होंगे, फिर भी आम काटने के लिए मुझे चाकू नहीं मिल रहा, यानी सारे चाकू व्यस्त हैं। तब तो जल्दी पता किया जाना चाहिए कि वो कहां व्यस्त हैं। वो ब्रेड पर बटर और जैम लगा रहे हैं, या उनसे भाजी, तरकारी, फल, अंडे और पनीर काटे जा रहे हैं, या वो काट रहे हैं किसी का सिर, किसी का धड़। वो क्या निकाल रहे हैं अपनी तेज नोक से? फलों के बीज
या सब्जियों के अंदर छुपे कीड़े, या फिर वो निकाल रहे हैं अपनी नोक से किसी मजलूम के शरीर की आंतें, किसी की गर्दन पर तने वो टटोल रहे हैं जेबें, या फिसल रहे हैं किसी 8 साल लड़के की देह पर। वो ब्रेड पर बटर और जैम लगा रहे हैं, या उनसे भाजी, तरकारी, फल, अंडे और पनीर काटे जा रहे हैं, या वो काट रहे हैं किसी का सिर, किसी का धड़। वो क्या निकाल रहे हैं अपनी तेज नोक से? फलों के बीज या सब्जियों के अंदर छुपे कीड़े, या फिर वो निकाल रहे हैं अपनी नोक से किसी मजलूम के शरीर की आंतें, किसी की गर्दन पर तने वो टटोल रहे हैं जेबें, या फिसल रहे हैं किसी 8 साल लड़की की देह पर। ये चाकुओं के काम पर लगे रहने का वक्त है। ये चाकुओं के काम पर लगे रहने का वक्त है। चाकू अति व्यस्त हैं इन दिनों। घर और रसोई की देहरी से निकलकर अपनी धार साबित करने में ये चाकुओं के काम पर लगे रहने का वक्त है। चाकू अति व्यस्त हैं इन दिनों, घर और रसोई की देहरी से बाहर निकलकर अपनी धार साबित करने में। जल्दी पता करो कौन सा चाकू कहां व्यस्त है। रूम नंबर 303 में मुझे दरकार है एक चाकू की। मैं एक हाथ में फल और एक हाथ में गर्दन संभाले बैठी हूं। जल्दी पता करो कौन सा चाकू कहां व्यस्त है। रूम नंबर 303 में मुझे दरकार है एक चाकू की। मैं एक हाथ में फल और एक हाथ से गर्दन संभाले बैठी हूं। ये चाकुओं के काम पर लगे रहने का वक्त है। चाकू अति व्यस्त हैं इन दिनों, घर और रसोई की देहरी से बाहर निकलकर अपनी धार साबित करने में। वो ब्रेड पर बटर और जैम लगा रहे हैं, या उनसे भाजी, तरकारी, फल, अंडे और पनीर काटे जा रहे हैं, या वो काट रहे हैं किसी का सिर, किसी का धड़। वो क्या निकाल रहे हैं अपनी तेज नोक से। जल्दी पता करो कौन सा चाकू कहां व्यस्त है। और अब सुनिए मालिनी गौतम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रेजा। रेजा को स्वप्न में भी दिखाई देते हैं बड़े बड़े पत्थर, भूरे, लाल, काले, पीले, सफेद रंग के पत्थर। नादान रेजा ये नहीं जानती कि इन पत्थरों से बनेगा लाल किला या ताजमहल, बुलंद दरवाजा या इंडिया गेट, या फिर ठेकेदार का शानदार मकान। उसे बस इतना पता है कि उसके झोपड़े की नींव में नहीं डाले जाएंगे ये पत्थर। उसे बस इतना पता है, उसे बस इतना पता है कि उसके झोपड़े की नींव में नहीं डाले जाएंगे ये पत्थर। रेजा को स्वप्न में भी दिखाई देते हैं बड़े बड़े पत्थर, भूरे, लाल, काले, पीले, सफेद रंग के पत्थर। नादान रेजा ये नहीं जानती कि इन पत्थरों से बनेगा लाल किला या ताजमहल, बुलंद दरवाजा या इंडिया गेट, या फिर ठेकेदार का शानदार मकान। उसे तो बस इतना पता है कि उसके झोपड़े की नींव में नहीं डाल दी जाएंगे ये पत्थर। जब पत्थरों पर उकेरे जा रहे थे लोकार्पणकर्ताओं या शहीदों के नाम, रेजा उकेर रही थी अपनी उंगलियों पर 12 रुपए घंटे के हिसाब से 12 अट्ठे छन्नू का पहाड़ा। जब पत्थरों पर उकेरे जा रहे थे लोकार्पणकर्ताओं या शहीदों के नाम, रेजा उकेर रही थी अपनी उंगलियों पर 12 रुपए
घंटे के हिसाब से 12 अट्ठे छन्नू का पहाड़ा, 100 में बस 4 कम गिनते गिनते 100 वाट का बल्ब जितना तेज झलका था उसके चेहरे पर, जिसके सामने धुंधला गया था ताजमहल का नूर। ताजमहल की तस्वीर देखकर उसे याद आता है अपनी साथी रेजा का पत्थर के नीचे दबकर मर जाना। ताजमहल की तस्वीर देखकर उसे याद आता है अपनी साथी रेजा का पत्थर के नीचे दबकर मर जाना। यूं तो पत्थर के ढेर पर 2 घड़ी सुस्ताने बैठी रेजा के सामने कुछ कुछ झुका झुका सा लगता है बुलंद दरवाजा। ताजमहल की तस्वीर देखकर उसे याद आता है अपनी साथी रेजा का पत्थर के नीचे दबकर मर जाना। यूं तो पत्थर के ढेर पर 2 घड़ी सुस्ताने बैठी रेजा के सामने कुछ कुछ झुका झुका सा दिखता है बुलंद दरवाजा। रेजा को स्वप्न में भी दिखाई देते हैं बड़े बड़े पत्थर, भूरे लाल काले पीले सफेद रंग के पत्थर। नादान रेजा ये नहीं जानती कि इन पत्थरों से बनेगा लाल किला या ताजमहल, बुलंद दरवाजा या इंडिया गेट, या फिर ठेकेदार का शानदार मकान। उसे तो बस इतना पता है कि उसकी झोपड़े की नींव में नहीं डाले जाएंगे ये पत्थर, उसके झोपड़े की नींव में नहीं डाले जाएंगे ये पत्थर।